नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हम आज आप लोग के लिए जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताएंगे। दोस्तों, किन किन मेथड से रिसर्च करना चाहिए, आज हम आप लोग के सामने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो है रिसर्च जो है एक स्पेसिफिक नेचर के प्रॉब्लम जो भी हैं उनका साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रेजेंट करता है। इसलिए जो है प्रॉब्लम के नेचर के अकॉर्डिंग जो है हमें रिसर्च में मेथडलॉजी अपनानी पड़ती है, डिटरमाइन करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों जो है कि बहुत सारे जो विद्वान हैं और जो भी जो है साइंटिस्टिक है, उन्होंने जो है अनेक प्रकार के एक क्लासिफिकेशन बताया है कि किस किस मेथड से जो है करना चाहिए। किसी ने जो है कि एक सब्जेक्ट के एरिया को लेकर क्लासिफिकेशन बताया है, तो किसी ने एजुकेशंस को लेकर बताया है, किसी ने साइकोलॉजी से संबंधित बताया है, तो किसी ने हिस्ट्री को लेकर बताया है, वर्गीकृत किया है। किसी विद्वान ने इसके आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर भी, यानी कि किस तरह से हम डाटा को गेन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों, हम जो है कि किन किन मेथड से हम रिसर्च को कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स हैं, यानी कि ऐतिहासिक शोध विधि कैसे ये विधि की जाती है, हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो दोस्तों हिस्टोरिकल रिसर्च होता है ना, ये जो है कि एक कोई भी वस्तु हो, कोई थिंग्स हो या कोई थॉट हो या कोई जगह पे इंसिडेंट हुआ है किसी कमिटी के बारे में या किसी सोसाइटी के जो है उसके स्पेसिफिक जो नॉलेज हमें लेना है, कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स या रूल्स के बारे में जानना है, तो उसका हम एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। इस मेथड में जो है कि एक हिस्टोरिकल प्रूफ की हमें आवश्यकता होती है, उसी को हम जानने के लिए ये स्टडी करते हैं, इस टाइप का हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स के थ्रू। तो दोस्तों ये जो है कि किन किन तरीक़ों से किया जाता है, किस टेक्निक से किया जाता है, तो यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि ये 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इन 2 तरीक़ों से जो है हिस्टोरिकल रिसर्च किए जाते हैं। तो जिसमें ये इसके अंतर्गत जो प्राइमरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, ये जो है वैसे फैक्ट्स को शामिल किया जाता है इसमें जो अतीत की, यानी जो पास्ट की इंसिडेंट्स के स्टडी एरिया में जाकर एक सेल्फ से डाटा कलेक्शन करना पड़ता है इसमें। जैसे इसमें हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल कौन कौन सी सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे रिटन वे में हम अगर बोलें तो इसमें जो है कि नया कोई कोर्ट है, उसका लेटर कोई हो या शिलालेख हो, किसी का आत्मचरित वर्णन हो, कोई विज्ञापन लेटर हो या न्यूज़ लेटर हो, ये सारी चीज़ें जो है प्राइमरी सोर्सेज में रिटन वे में मिल सकती हैं। और ओरल सोर्सेज की बात करें तो इसमें जो है लैंग्वेजेस जो होते हैं, भाषाएं होती हैं, उनका जिक्र कर सकते हैं। और स्टोरीज़ जो होती हैं, दंत कथाएँ, उपाख्यान, लोक कथाएँ, ये सारे जो है ओरल में आते हैं प्राइमरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग। अंदर जो है इसमें एक आता है आर्टिस्टिक, यानी कि कलात्मक जो स्रोत होते हैं, आर्टिस्टिक जो सोर्सेज होते हैं प्राइमरी सोर्सेज में, वो हैं जैसे क्वाइंस हो गए, और किसी भी पत्थर की, स्टोन की जो आइडल होते हैं वो, ललित कथाएं, कोई पिक्चर्स हो गए, हिस्टोरिकल पिक्चर्स, ये सारे जो है आर्टिस्टिक जो सोर्सेज होते हैं। यानी कि प्राइमरी सोर्स में जो है 3 टाइप्स के, एक रिटन वे में मिलता है सोर्स, और एक जो है ओरल वे में, और तीसरा जो है वो आर्टिस्टिक सोर्सेज होते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं जो है सेकेंडरी सोर्सेज पे, कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज वह होता है दोस्तों जिसमें हम तथ्यों की जानकारी जो है मूल स्रोत से न कर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो भी हमारा ओरिजिनल सोर्सेज हैं उनसे हम नहीं प्राप्त करते हैं, यह जो है प्राइमरी सोर्स की तुलना में। लेकिन जो ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं बहुत ही उसकी कंपैरिजन में
प्राइमरी सोर्सेज के कंपेरिजन में ये बहुत ही कम रिलायबल होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों आता है जो लाइफ का हिस्ट्री होता है, कोई पर्सनल डिस्क्रिप्शन हो या संस्मरण हो आदि जो हैं सेकेंडरी सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो हिस्टोरिकल इंसिडेंट या कोई कंडीशन है उसका एक रिकॉर्ड होता है। ये जो ओरिजिनल जो भंडार है उसे एक या दो कदम दूर होते हैं, यानी जो ओरिजिनलिटी होती है थोड़ा उससे दूर होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स को हम टू सोर्सेज से जान सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टेप्स की, यानी कि किस किस स्टेप्स पे कि कौन कौन से चरण से हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करने में गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकल जो रिसर्च होता है उसका एम क्या होता है। दोस्तों इसका एम यही है कि ये जो है ऐतिहासिक जो भी पास्ट के आधार पर जो पास्ट के जो नॉलेज है उसको हम प्रेजेंट में समझते हैं और एक फ्यूचर के लिए हम अलर्ट हो जाते हैं, यानी पास्ट के नॉलेज के बेस पे हम प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर फ्यूचर के लिए हम अलर्ट रहते हैं। ये मतलब इसका मेन यही मोटो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स का। इसके बाद ये हम किन किन सब्जेक्ट में इसको हम यूटिलाइज करते हैं, किस डायरेक्शन में, तो वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस में इसका यूज होता है। कभी कभी दोस्तों ये होता है कि हमारा एक क्यूरियोसिटी होता है पास्ट के फैक्ट्स को लेकर, तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो है ये हिस्टोरिकल स्टडी करनी पड़ती है। तो लेकिन दोस्तों क्या है, स्टेप्स पे हम जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करने पड़ते हैं इस टाइप्स के रिसर्च करने में। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दोस्तों, वो है कि जो भी हमें फैक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही बिखरे पड़े होते हैं, उससे जो है हमें इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। और जो रिसर्चर होता है बहुत सारी लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट को यूज करता है, वहाँ उसको जाना पड़ता है, इस वजह से भी उसे दिक्कतें होती हैं। जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूट है, लाइब्रेरी है, उसके डॉक्यूमेंट्स का एक सीक्वेंस में नहीं होना, या कभी कभी होता है दोस्तों कि वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो जो है नष्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, फट जाता है, जिस वजह से एक रिसर्चर को प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ और है कि इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को कम देखा गया है, क्योंकि जो ओरल सोर्सेज होते हैं वो रिलायबल नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हिस्टोरिकल जो मेथड है रिसर्च का वो सब करने में दिक्कत आते हैं। तो दोस्तों इसमें हम स्टेप्स की बात करते हैं कि किन किन चरणों से हम जो है गुजरते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को, यानी जो प्रॉब्लम्स है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि क्या समस्या है, उसका चुनाव करना होता है। उसके बाद जो है ये सेकंड नंबर पे है कि हमें समस्या का एक सीमा का निर्धारण करना होता है कि किस सीमा के अंदर हमें रहकर इस समस्या का क्या सीमाएं हैं, ये चीज़ हमें निर्धारित करना पड़ता है। फिर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, यानी कि जो परिकल्पना है उसका निर्माण कैसे करना है, ये थर्ड स्टेप्स पे आता है। थर्ड स्टेप पे, उसके फोर्थ स्टेप पे आता है डाटा कलेक्शन एंड टेस्ट ऑफ ऑथेंसिटी। इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी हमारे पास डाटा कलेक्शन किया गया है उसका जो है हम प्रामाणिकता की जांच, यानी कि उसके प्रमाण जो हमें मिले हैं वो उसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपका फिफ्थ नंबर पे है एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि हमारे पास जो अंत में एकदम एंड में जो रिजल्ट मिलता है उसकी हम व्याख्या करते हैं और विवेचना करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स है वे हमें ऐतिहासिक ज्ञान को देने में बहुत ही मददगार होता है। ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का स्टडी करते हैं, उस हिसाब से हम मेथड्स को यूटिलाइज करते हैं अपने रिसर्च में। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड जो है दोस्तों, इसमें जो है इसको हम कहते हैं विवरणात्मक शोध विधि। ये मेथड जो है इसके अंतर्गत हमें जो है एक जो परिभाषित यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से वो परिभाषित की गई हो, ऐसा हमें जो है इसके अंतर्गत जो है टॉपिक रहता है। जो भी रहता है टॉपिक इसमें स्पेसिफिक और इजी और कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें हम ये ढूंढते हैं कि क्या है को स्पष्ट करते हैं, व्हाट को हम क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए एक यूटिलाइज जो है इंफॉर्मेशन देता है। ये एक एजम्पशन प्लानिंग के लिए बहुत ही नीडफुल होता है दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों ये जो है हमारे जो क्वालिटी और क्वांटिटिव डाटा होते हैं उन दोनों के लिए पॉसिबल होता है। इसमें क्या है दोस्तों कि इसीलिए जो है कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड जो है प्रेजेंट कंडीशन का जो है एक वर्णन करता है एवं विश्लेषण इसके थ्रू किया जाता है। इसीलिए इसे एक ऐसा रिसर्च कहा गया है कि ये इसको एक नाम दिया गया है अप्रयोगात्मक अनुसंधान, यानी कि जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। और ये जो है ये जो भी कंडीशन होता है या कोई रिलेशन होता है जो वास्तव में प्रेजेंट में है, जो प्रैक्टिस में है और विश्वास विचारधारा या कोई भी मनोवृत्ति है जो पाई जा रही है, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं प्रोसेस में, जो है जो एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं या जो एक नए डायरेक्शन को डेवलप कर रहे हैं, उनका संबंध जो है उनका संबंध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड से होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो एक रिसर्चर होता है दोस्तों, वो प्रॉब्लम से संबंधित जो फैक्ट्स का न केवल कलेक्शन करता है बल्कि उस प्रॉब्लम से संबंधित जो है विभिन्न जो अनेक प्रकार के वेरिएबल्स हैं उनका एक आपसी जो रिलेशन है, कोरिलेशन को भी सर्च करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में ये सारी बातें आती हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य लेकर ये किया जाता है, ये भविष्य के यानी फ्यूचर के जो रिसर्च हैं उसका जो है एक प्राइमरी स्टडी में इसका बहुत ही मदद मिलता है, हेल्पफुल होता है। ये साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ से जो है परिचय कराता है, एक एजुकेशनल प्लानिंग करने में भी ये मदद करता है और साथ ही साथ ये ह्यूमन बिहेवियर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी भी जानकारी देता है और प्रेजेंट का क्या कंडीशन है उसे आइडेंटिफाई करता है। और इसके साथ ही ये बहुत ही जल्द स्टडी, शीघ्र अध्ययन करना, इससे जो यानी कि कोई सब्जेक्ट है या कोई घटना है उसके बारे में जो है उसकी स्थिति के बारे में बहुत जल्दी से ही शीघ्र अध्ययन करता है। तो इसमें जो है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड की बात करें दोस्तों, तो इसको हम कई टाइप्स से करते हैं। पहला है सर्वे स्टडी में हम दोस्तों ये देखते हैं कि ये वर्तमान यानी प्रेजेंट की जो एक्टिविटी है उसमें रिफॉर्म करने, सुधार करने के लिए वर्तमान जो कंडीशन है से संबंधित जो डाटा है उसका कलेक्शन करना है। यानी कि प्रेजेंट के एक्टिविटी में सुधार करने के लिए प्रेजेंट की परिस्थिति से ही जो है हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है। और इस सर्वे में जो है वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान तथा मान्य स्तर की तुलना एवं वर्तमान स्तर का विकास करना मेन होता है। अगर हम इसकी जो है कि इस मेथड स्टडी सर्वे स्टडी की बात करें तो इसमें जो है सैम्पलिंग का यूज होता है जो रैंडमली होता है दोस्तों, और ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है।
और साथ ही साथ ये एक जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन बेस्ड जो निश्चित होते हैं उनके लिए उनके संबंध में किया जाता है। इसमें जो नीडफुल टूल्स हैं उसका भी यह इसमें निर्माण किया जाता है। दोस्तों जो सर्वे स्टडी होता है वो कि किन किन टाइप्स से किए जाते हैं, तो पहला इसमें हम देख सकते हैं स्कूल सर्वे की बात की जा रही है। ये जो है इसमें स्कूल सर्वे में जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पे हम स्कूल का जो एबिलिटी है उसका हम एक आकलन करते हैं और उसमें जो है डेवलपमेंट का प्रयास करते हैं। जैसे हम कोई अर्बन एरिया और रूरल एरिया के स्कूल को शामिल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स अपनाए जाते हैं दोस्तों, वो है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू एंड स्टैंडर्डाइज्ड कोई भी टेस्ट हो, स्कोर कार्ड हो, रेटिंग स्केल हो, ये सारी चीज़ों को हम स्कूल सर्वे में यूज करते हैं। इसके बाद वर्क एनालिसिस है दोस्तों। वर्क एनालिसिस में हम जो है जो कार्य इसमें कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति यानी कि उनका जो काम करने का शैली है, उनमें जो वीकनेस है और उनमें जो ह्यूमन पावर है उसको उपयोग को हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्क एनालिसिस में। फिर डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस की बात आता है। डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस वह होता है दोस्तों जिसमें हम पास्ट यानी हिस्टोरिकल रिसर्च तथा प्रेजेंट के जो रिसर्च हैं उनके जो विषय वस्तु का हम विश्लेषण करते हैं। इसमें जैसे कि हम कोई नॉवेल हो गया, कोई पोयम हो गया, टीवी, ये सारी स्टोरीज हो गई, ये सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस के अंदर करते हैं। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन सर्वे होता है। पब्लिक ओपिनियन सर्वे वह है दोस्तों, इसका उपयोग हम इंडस्ट्रियल, पॉलिटिक्स और एजुकेशन के फील्ड में करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनता की जो एटीट्यूड है या जो उनका ओपिनियन है जनता का, उसका हम सर्वे करते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में जनमत संग्रह या कोई स्कूल है उसके एक्टिविटी के प्रति जो है पब्लिक का क्या ओपिनियन है उसको हम जानने का प्रयास इसके अंदर करते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्वे है। कम्युनिटी सर्वे में हम जो है संपूर्ण समुदाय के लोगों को शामिल किया जाता है, उनके हिस्ट्री, भौगोलिक तथा आर्थिक जो परिस्थिति है उनका, तथा सरकार एवं कानून तथा जनसंख्या को इसमें हम जो है एक काज के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें जो टूल्स हम अपनाते हैं वो है हमारा क्वेश्चनर, इंटरव्यू एंड स्टैटिकल मेथड का यूज हम कम्युनिटी सर्वे में करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ है। ये दोस्तों जो है इसे हम अंतर संबंधों का अध्ययन कहते हैं। इसमें जो रिसर्चर होता है वो प्रेजेंट कंडीशन के सर्वे के साथ साथ उन सभी फैक्टर्स को भी ढूंढने का प्रयास करता है जो इंसिडेंट से संबंधित होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, एक केस स्टडी होता है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होता है और कोरिलेशन स्टडी होता है। तो हम केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी क्या होता है दोस्तों, हम केस स्टडी से अक्सर ये मीन्स लेते हैं कि कोई व्यक्ति है उसके बारे में हमें स्टडी करना है, लेकिन दोस्तों इसका केस स्टडी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति तो रहता है, एक व्यक्ति रहता है, यानी कि जो भी हम चीज़ लेते हैं उसको एक यूनिट मानते हैं। जैसे हमें एक व्यक्ति को लिए और फैमिली को भी हम यूनिट मानते हैं, उसको भी हम केस स्टडी करते हैं, ग्रुप को भी मानते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है उसका भी स्टडी करते हैं, सोसाइटी का भी। तो जो भी हम चीज़ ले रहे हैं उसे एक यूनिट मानते हैं और उसी को हम उस पे हम स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह किसी व्यक्ति या समूह का जो है डीप एनालिसिस, डीप स्टडी करता है, जिसे जीवन घटना का एक इतिहास कहा जाता है। यानी कि चाहे वो ग्रुप हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पर्सन हो या ग्रुप हो या सोसाइटी हो या कम्युनिटी हो, सारे का जिसका हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारा केस स्टडी है। ये नहीं कि केवल एक व्यक्ति का स्टडी करेंगे वही केस स्टडी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं दोस्तों, इसमें आता है आत्मकथा, डायरी, लेटर्स हो गए, माता पिता हो गए, पड़ोसी, मित्र, जीवन से संबंधित घटनाएं, जो भी हमारे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं उसका भी हम हेल्प लेते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स अपनाए जाते हैं दोस्तों केस स्टडी में, वो है क्वेश्चनायर है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है और साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड का हम हेल्प लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कि
जो है इसको हम कहते हैं कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन या घटोत्तर अध्ययन भी कहते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में दोस्तों क्या होता है कि यह इस मेथड में जो कार्य कारण संबंधों के आधार पर काम करता है एक रिसर्चर, यानी कि जिसका ये मानना है कि किसी न किसी घटना का, चाहे जो भी घटना हो, उसके पीछे काज तो अवश्य होता है तथा जहाँ काज उपस्थित न हो वहाँ कार्य नहीं हो सकता है। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जिसमें रैंडम का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे रैंडम सिस्टम नहीं यूज किया जाता है कैजुअल ये एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में। इसके बाद आता है कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी एक संबंधात्मक अध्ययन कहते हैं। ये जो है आपका एक्सपोस्ट फैक्टो, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी कंपैरेटिव अध्ययन में ये मीन्स एक्सपोस्ट फैक्टो का रिसर्च में हम कोरिलेशन स्टडी को भी करते हैं, शामिल करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक जो वेरिएबल हैं, चर हैं या घटना है, वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन जो है स्टडी 3 टाइप्स में होता है, एक पॉजिटिव वे में होता है, एक निगेटिव, और एक जो है जीरो कोरिलेशन वाले होते हैं। इस तरीके से फिर उसके बाद जो है आता है डेवलपमेंटल स्टडी। डेवलपमेंटल स्टडी यानी विकासात्मक अध्ययन में न केवल हम वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है बल्कि उसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। मीन्स हम प्रेजेंट का तो कंडीशन का स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, जो चेंजिंग हो रही है उसको भी लेकर चलते हैं। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं दोस्तों? पहला है लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल, एंड थर्ड है ट्रेंड स्टडी। यदि हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें स्टडी की, तो इसको हम अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। इसमें जो है जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उनके डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, लेकिन समयांतराल उसमें उसके जो समय पे अंतराल होता है उसका स्टडी इसमें लॉन्गिट्यूडनल में किया जाता है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल आता है दोस्तों। इसमें जो है एक ही समय में डिफरेंट एज के बच्चों का स्टडी एक साथ किया जाता है। इसमें जो है टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है, सेविंग होती है। इसके बाद जो है दोस्तों ट्रेंड स्टडी आता है। ट्रेंड स्टडी क्या होता है दोस्तों? इसमें किसी विशिष्ट जनसंख्या, स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे जो है ये रिलेटेड जो डाटा है उसको एकत्र किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है और उसका वर्णन किया जाता है ट्रेंड स्टडी में। तो इस तरीके से जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स हो गया दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स की बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में क्या क्या होता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों इस मेथड में जो रिसर्चर होता है वो हमेशा नए तथ्यों की, नए फैक्ट्स को खोज करता है, उसमें नए नए चीज़ों को ढूंढता रहता है। वो ये एक्चुअली में नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस मेथड में जो रिसर्चर होता है वो ये देखता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में जो काज और इफेक्ट का रिलेशन है उसका अध्ययन करता है, उसका स्टडी करता है। तो ये जो रिसर्च होता है इसमें ये दिखाना होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, यानी कि क्या होने वाला है। एक जेम्स मिल करके हैं, जे.एस. मिल करके हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसके बारे में बताया है कि जो है कि क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। उन्होंने कहा कि यदि दो परिस्थितियाँ पूरी तरह से समान है तथा एक परिस्थिति में एक हम एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं और दूसरे परिस्थिति में एक जो है कि हम घटा देते हैं, परंतु दूसरी स्थिति जो है कि एक जो एलिमेंट है उसमें हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं या फिर किसी चीज़ को हम घटा देते हैं,
हाँ, और जो दूसरे कंडीशन है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम ऐसी स्थिति में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग हम देखते हैं तो वह जोड़े गए या कम किए जाने वाले तत्व का परिणाम, एलिमेंट का रिजल्ट होगा, ऐसा उन्होंने जे.एस. मिल महोदय ने कहा। इसके बाद उन्होंने ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि ये लॉज ऑफ सिंगल वेरिएबल पे ही बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स है, ये जो है बेसिकली 3 टाइप्स में है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और इसके साथ ही कंट्रोल वेरिएबल है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जिस वेरिएबल में जो है, जो रिसर्चर है यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, परिवर्तन करता है, कोई चेंजिंग लाता है, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसका प्रयोग किसी वेरिएबल के इफेक्ट को जानने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों 2 टाइप्स का होता है, एक संचालित चर होता है, एक जैविक चर होता है। संचालित चर जो होता है उसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, बट जो जैविक चर होता है उसमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसके बाद सेकंड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो दोस्तों जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजिंग हो या मैनिपुलेशन के बाद उसका जो इफेक्ट जिस चर पे देखा जाता है या जिस वेरिएबल पे देखा जाता है, वो जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे हम स्टडी के मेथड के प्रभाव का हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टीचिंग का प्रोसेस, टीचिंग का जो मेथड है, उसके इफेक्ट को हम देखना चाहते हैं एजुकेशन के फील्ड, स्टडी में, स्टडी की ड्यूरेशन, तो एजुकेशनल अटेंडेंस पर करना चाहते हैं, यानी कि पढ़ाने की विधि के प्रभाव का जो अध्ययन है शैक्षिक उपस्थिति पर करना। एजुकेशनल अटेंडेंस और टीचिंग मेथड को हम अगर उस पर हम उसके प्रभाव को देखना चाहें तो उसके लिए हमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें हम देख सकते हैं। फिर आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये है आपका बाह्य चर जो होते हैं, ऐसा वेरिएबल जिनका हम स्टडी जो रिसर्चर है अपने जो है टेस्टिंग में नहीं करता है, यानी कि इसका जो जब टेस्ट वो करता रहता है, जिसका वो प्रयोग नहीं करता है, जिसका अध्ययन नहीं करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये जो एक्सट्रेनियस होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी इसको जो है प्रभाव अफेक्ट करता है। और इसके बाद आता है कंट्रोल वेरिएबल। ये जो वेरिएबल होता है दोस्तों, वो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी कि इन दोनों को जो के मध्य जो संबंध है को जो है नियंत्रण चर प्रभावित करता है, यानी कंट्रोल वेरिएबल इन दोनों के मध्य जो रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को, उसको इफेक्ट डालता है। ये ऐसा चर है जिसका प्रयोग विधि के दौरान नियंत्रित कर उसके प्रभाव को, यानी इसके अफेक्ट को उदासीन कर देता है। तो ये जो इसीलिए इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स है, ये जो है एक साइंटिफिक मेथड होता है। ये वन वेरिएबल रूल पे बेस होता है। इसमें जो है रिपीटिशन होता है, यानी पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है। ये है जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, बाह्य चर हैं, का नियंत्रण आवश्यक होता है। इसमें जो है पक्षपात यानी कि पार्शियलिटी का अभाव होता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये यानी कि ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठ होने के कारण जो इसका डाटा होता है वो क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसमें आसानी से हो जाता है। ऐसा इसलिए इसमें अब जो है पार्शियलिटी का अभाव रहता है। आइए अब हम इसके स्टेप्स के बारे में, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है दोस्तों, वो किन किन स्टेप्स से होकर गुजरता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है कि जो है इस
जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम चयन करते हैं और उसके बाद हम उसको परिभाषीकरण यानी परिभाषित करते हैं। उसके बाद है कि प्रॉब्लम जो है उसको हम पहचानते हैं, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके बारे में हम लोग पिछले जो क्लास हुआ था उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और इस फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस की किस तरीके से हाइपोथेसिस हुआ था ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टेप होता है कि हमें जो है एक उपकल्पना का निर्माण करना पड़ता है अपने टॉपिक में। फिर उसके बाद हम तभी जाकर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फील्ड में उतरते हैं, या फिर हमारा जो लैब है या फिर जहाँ पे भी हमारा जो एरिया है उसमें हम डाटा कलेक्शन करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद जो है डाटा हमारा कलेक्ट हो जाता है तो हम उस पर एनालिसिस यानी उसका विश्लेषण करते हैं और विवेचन करते हैं। जब हमें जो रिजल्ट मिल जाता है तो हम उसको जो है उसका निष्कर्ष निकालते हैं, एक अच्छा उचित निष्कर्ष निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, एक्शन रिसर्च मेथड। ये दोस्तों सामान्यतः जो विद्वानों द्वारा ये कहा गया है कि ये जो ऊपर के हम 3 जो मेथड बताए हैं रिसर्च मेथड, जैसे हिस्टोरिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया और आपका ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, यही इनफ है। और सारे विद्वान सामान्यतः ये विद्वान कहते हैं। लेकिन क्या है कि इन विधियों से, इन मेथड से जो हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना संभव नहीं था। इस वजह से हमें एक्शन रिसर्च मेथड को लाना पड़ा। अतः जो है कि शिक्षण जो संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो समस्याओं के समाधान के लिए हमें अपनाना पड़ा, ये जो है सैद्धांतिक ज्ञान की खोज न कर एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है एक्शन रिसर्च मेथड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन रिसर्च मेथड होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक प्रोफेशनल जो पर्सन है अपने डिसीजन में निर्देशित होने के लिए, सुधार लाने एवं एक इवैल्यूएशन करने के लिए अपनी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अनुभव करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है कि एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और जो है कि साथ ही साथ जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उस पर ये अधिक बल देता है। किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी कमेटी तक ही ये सीमित रहता है। जो भी हमारी करंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए और एक तरह से ये डेवलपमेंटल जो रिसर्च होते हैं उसको बढ़ावा ये एक्शन रिसर्च मेथड देता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोस्तों जो भी हमारा स्कूल है या उसका जो इन्वायरमेंट है में परिवर्तन कर एक स्वस्थ, एक हेल्दी टीचिंग माहौल को, एक एनवायरनमेंट को बिल्ड करना और साथ ही साथ स्कूल की जो भी दशा है, जो भी उसमें कंडीशन है उसमें सुधार कर कर्मचारियों जो भी वर्कर हैं उनका स्तर ऊंचा करना भी होता है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि एक्शन रिसर्च मेथड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि एक जो समस्या होता है उसका हम जो है चयन करते हैं, उस समस्या का हम चयन करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद जो है हम जब प्रॉब्लम को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें इसी प्रॉब्लम पे वर्क करना है, तो उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, उसका आकलन करते हैं कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं यानी कि एक उपकल्पना बनाते हैं कि जो सब प्रॉब्लम लेकर हम चल रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उस हाइपोथेसिस पे ही हम बाद में टेस्ट करते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। फिर हम फील्ड में जाकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो भी हम हाइपोथेसिस बनाए थे कि हमारा जो प्रॉब्लम है क्या रियल में वही प्रॉब्लम है, फिर वही चीज़ हम यहाँ पे हमारा जो हाइपोथेसिस था उसको हम टेस्ट करते हैं, उसकी जो है कि वो राइट है कि रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो भी रिज़ल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन निकालते हैं और फ्यूचर के लिए सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि अभी हमें क्या करना बाकी रह गया है
और जो है कि क्या हमने जोड़ा है और फ्यूचर के जो भी रिसर्चर हैं इनमें क्या आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्शन रिसर्च मेथड जो है प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत ही कारगर होता है। जो और सर बाकी जो रिसर्च मेथड्स थे वो बहुत ही ओल्ड तरीके के थे और साथ ही उसमें जो है कि सारी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी। उसी को देखकर ये प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रिसर्च मेथड जो है बहुत ही उपयोगी हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। ये कौन सा आगे है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। ये रिसर्च मेथड जो होता है दोस्तों, इसमें जो थ्योरी होता है दोस्तों, जो भी थ्योरी होता है थ्योरी पहले से ही बन जाता है। सिद्धांत जो होते हैं पहले से ही डिसाइड रहते हैं, निर्धारित रहते हैं। और उसके बाद जो है हाइपोथेसिस का तो निर्माण होता है, फॉर्मेशन की जाती है कि क्या क्या हाइपोथेसिस होगी और इसमें सिद्धांत पहले से ही निर्धारित रहते हैं। तो जो भी हमारे पास डाटा होता है रिसर्च तथा आंकड़ों पर आधारित होने के कारण जो भी निष्कर्ष भी होते हैं वो आंकड़ों द्वारा ही इसमें निर्धारित होता है। ये रिसर्च किसी भी प्रकार के भाव से रहित होता है, यानी कि इसमें जो इमोशंस नहीं होते हैं, ये इमोशनल लेस होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है, इस रिसर्च में जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टैटिकल रूप में होता है दोस्तों, स्टैटिस्ट के रूप में होता है। और यह रिसर्च जो है एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के माध्यम से होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्ट की समीक्षा का जो है डाटा कलेक्शन होता है। तो इस तरीके से ये जो इसमें स्टेप होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, वो है पहले है हाइपोथेसिस है, थ्योरी तो इसमें ऑलरेडी रहता है, बना निर्धारित रहता है, और फिर डाटा कलेक्शन और कंक्लूजन। इस तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च किए जाते हैं। इसमें इमोशंस का पूरी तरह से अभाव रहता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा मेथड है दोस्तों, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। बहुत ही कभी कभी हमें जिस तरीके से हम क्वांटिटी में बात कर रहे थे कि इमोशन का अभाव रहता है, वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर हमारे सोशल साइंस और साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि ये सारे जो फील्ड हैं वो जो है इमोशंस से ही रिलेटेड हैं। और इमोशनल चीज़ों को समझने के लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज ही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स को हम डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेथड से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें हमें क्वालिटेटिव में हमें क्वांटिटेटिव का भी हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन क्वालिटेटिव को बहुत इसलिए जो ह्यूमन का बिहेव है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस जो रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, इसमें जो है हमें इसका जो मेन मोटो होता है ये ह्यूमन बिहेवियर तथा उसे कंट्रोल करने वाले जो काज हैं उसको समझना होता है। इसके अंतर्गत हम क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे आदि प्रश्नों का, यानी कि व्हाट, व्हेन एंड वेयर एंड वाई, हाउ, यानी कि 4W एंड H का हम जो है यूज करते हैं। प्रश्न जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका हम टेस्ट करते हैं। इस रिसर्च में हाइपोथेसिस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि हम इसमें कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि उसका इमोशन कैसा हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है, तो हम उसमें एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो यह विकल्प खुला रखते हैं, ये जो भी ऑप्शन देते हैं वो ओपन रहता है। ये जो है मात्रात्मक के स्थान पर यानी क्वांटिटेटिव के स्थान पर जो भी व्यक्ति का अनुभव है उसके एनालिसिस पर बल देता है, यानी कि उस पर फोकस डालता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि रूरल या अर्बन एरिया में हम टीचिंग के इफेक्टिवनेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो जो भी हमारे पास फैक्ट सामने आते हैं उन्हीं का हम ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग करके
जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स हैं के रूप में हम टीचर के इफ़ेक्टिवनेस की जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, उसी पे टिप्पणी की जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वालिटेटिव मेथड्स में हम कौन कौन से मेथड्स को अपना सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों है फोकस ग्रुप रिसर्च। दोस्तों ये जो है कि बहुत ही कम इसमें जनसंख्या पे की जाती है, यानी कि जो मेंबर होते हैं वो बहुत ही कम होने चाहिए ऐसे फोकस ग्रुप में जो भी रिसर्च किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है रिसर्चर कुछ पर्सन्स के समूह को किसी एक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मतलब एकत्रित करता है। कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा उसी पे, जैसे HIV एड्स हो गया या फिर जेंडर से रिलेटेड हो गया, तो ये इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए FGD किया जाता है। उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसके अंतर्गत जो एक्सटर्नल जो सुपरविज़न के थ्रू हम ग्रुप को एकत्र किया जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। इन डेप्थ इंटरव्यूज क्या होता है दोस्तों, ये जो है जो भी हमारे फैक्ट्स हैं उसको बहुत ही डीप में जानने का उसके प्रयास किया जाता है इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में। नैरेटिव रिसर्च वो होता है दोस्तों जिसमें जो इसके द्वारा इसके अंतर्गत जो फैक्ट्स होते हैं, नैरेटिव रिसर्च वो होते हैं जिसके द्वारा जो हमारे पास लिटरेचर है उसकी समीक्षा की जाती है। उसके बाद हमारा फिनोमोलॉजिकल रिसर्च आता है। इसके अंतर्गत जो है घटनाजन्य अनुसंधान होते हैं, यानी कि रिसर्चर व्यक्तियों से किसी इंसिडेंट के विषय में उनके जो एक्सपीरियंस है उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करता है, उसको समझने का प्रयास करता है। इथनोग्राफी जो है मानव शास्त्र से रिलेटेड है दोस्तों। इसको हम जाति वृत्त अनुसंधान भी कहते हैं। इस रिसर्च का उद्देश्य जो है भौतिक यानी जो भौतिक और सामाजिक फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट का जो डिटरमाइन करने वाला कारक है उससे हम समझते हैं इस रिसर्च के थ्रू। केस स्टडी रिसर्च जो होता है इसमें जो है कि यह जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, सोशलॉजी को ट्रेड के एरिया में आदि में जो है इसका यूज हम करने के लिए करते हैं। ये एक केस या किसी पर्सन या फैमिली या ग्रुप या कम्युनिटी में हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी यूनिट के लाइफ स्टाइल को समझना है केस स्टडी रिसर्च में। फिर उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी आता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रदत्त आधारित सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो रिसर्चर होता है एकत्रित किए गए जो भी डाटा है के एनालिसिस के आधार पर हम किसी थ्योरी को बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में। इस तरीके से दोस्तों हमारा आज जो है ये रिसर्च में कौन कौन से मेथड से हम रिसर्च को कर सकते हैं वो हमारा टॉपिक पे डिसाइड होता है कि हम किस फील्ड के टॉपिक को ले रहे हैं, तो उसी पे हमारा मेथडोलॉजी जो है बेस होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करिएगा। फिर दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।